डॉक्टर को भगवान भी कहा जाता है। ये एक विश्वास का रिश्ता होता है, मगर कैसा हो अगर जीवन देने वाला ही मौत का शैतान बन जाए। जिसे अमृत समझे वही विष निकले। डॉक्टर अंशुमन बहुत ही काबिल था। जाने कितने ही लोग उसके इलाज से ठीक होकर उसे दुआएं देकर गए, मगर उस रात उसके सिर पर शैतान सवार हो गया था। ठहरो सिस्टर, ये क्या कर रही हो? नथिंग डॉक्टर, पेन किलर दे रही थी। सुबह तक इसे होश आ जाएगा और पुलिस भी आ जाएगी। फिर सबको पता चल ही जाएगा किस हैवान ने इसके साथ ये सब किया। नो, तुम जनरल वार्ड में जाओ, मैं इसे देख लेता हूँ। ओके डॉक्टर। हाँ विवेक, बोल। भैया, आपने काम कर दिया? नहीं, अभी नहीं। तो कब करोगे भैया? अगर वो होश में आ गई और उसने पुलिस को सब बता दिया ना, तो भैया प्लीज मुझे बचा लो भैया। सिर्फ 5 घंटे पहले की बात है। बिस्तर पर जिंदगी मौत से लड़ रही सौम्या विवेक से गाड़ी धीरे चलाने की जिद कर रही थी, पर विवेक गाड़ी की स्पीड बढ़ाता ही जा रहा था। बार बार बियर पीने की जिद कर रहा था। अरे बियर पीने से कुछ नहीं होता। अरे इट्स जस्ट लाइक अ कोल्ड ड्रिंक। देखो, मैं अभी तक 3 पी चुका हूँ, कुछ भी नहीं हुआ ना। हुआ क्या कुछ? विवेक, मैं बच्ची नहीं हूँ। जरूरत से ज्यादा पियो तो बियर से भी नशा होता है। तुम बस गाड़ी धीरे चलाओ प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अरे सुना नहीं क्या तुमने? डर के आगे जीत है। और वैसे भी आज कुछ अलग ही करने का मन है। अपने मन को अपने पास ही रखो और मुझे घर छोड़ दो। इस भरी बरसात में इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ सकते हम सौम्या। आज तुम्हें मेरी भूख मिटानी ही होगी। विवेक, क्या कर रहे हो? विवेक, हाथ छोड़ो मेरा। तुम नशे में हो विवेक, छोड़ो। आज मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए साथ नहीं लाया हूँ। आज मैं तुमसे तुम्हारे ऊपर खर्च किए हुए हर एक पैसे को वसूलने के लिए आया हूँ। आज मैं तुझसे अपनी प्यास बुझाऊंगा। विवेक, क्या बकवास है ये? छोड़ो मुझे। जानवरों जैसा बिहेव मत करो। लीव मी। छोड़ो मुझे। मैं जानवर हूँ मैं। हाँ हो जानवर। वैसे एक बात कहूँ, तुमसे अच्छे तो कुत्ते होते हैं। तुम्हारे जैसे धोखेबाज दोस्त से कहीं ज्यादा वफादार होते हैं। छोड़ो मुझे। विवेक, मैंने कहा ना मुझे छोड़ो। सौम्या, तू। थप्पड़ लगने से विवेक को झटका लगता है। वो सौम्या का हाथ छोड़ देता है। सौम्या बारिश में कार से उतरकर रोते हुए जाने लगती है। कार के अंदर बैठे विवेक का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। उसके दिमाग में जानवर और कुत्ते वाली बात गूंजती है। अपने आप से बात करता हुआ विवेक एक्सेलरेटर पर प्रेशर बढ़ा देता है और एक झटके से कार को गियर में डालकर सौम्या की ओर बढ़ा देता है। सौम्या को कार अपने पास आते दिखती है। वो पलटकर देखती है। कार उसे टक्कर मारकर हवा में उछाल देती है। सौम्या नीचे गिर जाती है। विवेक गाड़ी रोकता है और सड़क पर तड़पती सौम्या को देखने लगता है। विवेक ने गुस्से में आकर सौम्या पर गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी चढ़ाने के बाद खुद को पुलिस से बचाने के लिए अपने बड़े भाई के अस्पताल में ले आया। लेकिन वहां आकर जैसे ही उसे पता चला कि सौम्या बच जाएगी, बस उसी पल उसने अपने भाई को एक्सीडेंट का सारा सच बता दिया और उस पर दबाव बनाने लगा कि वो सौम्या को मार डाले। भैया प्लीज, आपको मम्मी पापा की कसम है भैया, प्लीज मार दो उसे, वरना पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी भैया। मार देता हूँ, लेकिन प्रॉमिस कर कि आज के बाद ऐसी हरकत तू किसी भी लड़की के साथ नहीं करेगा। प्रॉमिस भैया, गॉड प्रॉमिस, कभी ऐसा नहीं करूंगा। भाई के लिए तुम मुझे मार रहे हो, जबकि गलत तुम्हारे भाई ने किया है। वो भाई है मेरा। अंशुमन घबरा जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके सौम्या को इंजेक्शन लगा देता है।
और इंजेक्शन के असर से सौम्या की सांसें रुकने लगती हैं और उसकी आंखों से आंसू आते हैं और वो मर जाती है। लाइफ सेविंग मशीन का ग्राफ फ्लैट हो जाता है। अंशुमन सौम्या की नब्ज चेक करता है और फोन निकालकर तुरंत विवेक को फोन करता है। हाँ भैया बोलो। मैंने उसे मार दिया है। तुम जल्दी से इधर आ जाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं होते तो इस कमीनी लड़की ने तो मुझे फंसा ही दिया था। बस तो वाकई में गए हो। भाई ये क्या हो रहा है भाई? भाई ये क्या है? मौत बांटने वाले तुम दोनों भाइयों को अब मैं मौत के घाट उतारूंगी। जैसे ही सौम्या इशारा करती है, उस रूम में मौजूद इंजेक्शन, सीजर और नाइफ हवा में अपने आप उड़ने लगते हैं और तेजी से जाकर उन दोनों भाइयों के शरीर में धंस जाती है और दोनों वहीं पर मर जाते हैं। वार्ड की दीवारों पर खून ही खून बिखर जाता है। दोनों की लाशें दीवार पर टंग जाती हैं और सौम्या का शरीर वापस बेड पर गिर जाता है। एक भाई ने अपने भाई की प्यार की खातिर उसकी गलती पर पर्दा डालते हुए अपने पेशे से धोखा किया और मासूम को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। उसने उसी लड़की के हाथों उन दोनों को मारकर इंसाफ कर दिया। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। एक रात की बात है। राहुल एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। अचानक उसका ध्यान रास्ते के किनारे खड़ी एक औरत पर गया। वो लिफ्ट मांग रही थी। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? हाँ बैठिए। राहुल ने उस लड़की को लिफ्ट दे दी। वैसे आपको कहाँ ड्रॉप करना है? रुचि हाउस। क्या सच में? मैं भी वहीं जा रहा हूं। अरे कहाँ गई है? राहुल की चीखें सुनाई दी और फिर उसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। अगले दिन राहुल की लाश मिली। उसके दोस्त हैरान थे। यार यकीन नहीं हो रहा है, कल मिला था और आज मैं उसकी लाश देख रहा हूँ। यार रात में मेरी बात हुई थी, तभी कोई लड़की मिली थी उसे। कोई लड़की? कुछ नाम बताया क्या उसने? नहीं सर। आप लोगों को कुछ भी पता चले उस लड़की के बारे में तो सबसे पहले हमें बताइए। शायद उसका हाथ हो राहुल के खून में। राहुल, विक्की, राकेश और रफीक सारे दोस्त एक ही ऑफिस में काम करते थे। राहुल की मौत के बाद तीनों दोस्त काफी दुखी रहने लगे। रात के समय विक्की और रफीक फ्लैट पर अकेले थे। तभी डोरबेल की आवाज आई। विक्की दरवाजा खोलने चला गया। इन्हें रात को कौन आया है? सामने राहुल था। ये देखकर विक्की हैरान रह गया। तू जिंदा है? नहीं, मैं मर चुका हूं, पर तुम दोनों भी जिंदा नहीं बचोगे। तू हमें मारेगा? मैं नहीं मारूंगा, रीना मारेगी। मुझे भी रीना ने ही मारा है। कोई नहीं बचेगा। राहुल का भूत उंगली से इशारा करता है और रीना विक्की का गला दबोच लेती है। छोड़ दो, मुझे मत मारो। क्या हुआ तुझे? कोई नहीं मारेगा तुझे, मैं यही हूं, इतना मत डर। वो बस एक बुरा सपना था। मुझे सच में लग रहा था वो मुझे मार देगी।
वे कौन मार देगी? रीना, राहुल को भी उसी ने मारा है। सपने में राहुल ने बोला हम दोनों भी नहीं बचेंगे। वे तू पागल है क्या? उस बात को तो सालों बीत गए हैं। नहीं रफीक, सच में हमें वो मार देगी। हेलो हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं। राकेश आपका दोस्त है ना? हाँ सर। आप जल्दी आइए, बहुत जख्मी हालत में है वो। जल्दी आइए। क्या हुआ? कुछ तो बोल। किसका फोन था? पुलिस का। राकेश हॉस्पिटल में है, बहुत जख्मी है। ये भी रीना नहीं किया होगा। भाई बहुत डर लग रहा है। अबे जल्दी हॉस्पिटल चल। राकेश दोस्त, ये कैसे हुआ? तू ठीक तो है ना? पता नहीं यार, कार चलाते वक्त बीच रोड पे कोई लड़की आ गई। उससे बचने के चक्कर में कार पेड़ से जा टकराई। तू फिक्र मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। वो लड़की थोड़ी थोड़ी रीना की तरह दिख रही थी। रीना का नाम लेते ही राकेश के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वो छटपटाने लगा, पर राकेश की जान बच नहीं पाई। राकेश! मुझे नहीं मरना है रफीक, मुझे बचा ले। मैं किसी को जानता हूं, शायद वो हमारी मदद कर सके। रफीक विकी को मोनी के पास ले गया। मोनी भूत प्रेत और मरे हुए लोगों से बात करती है। तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? उस बुरी शक्ति ने हमारे 2 दोस्तों को मार दिया है, पर हम दोनों को नहीं मरना है। हमें बचा लो, जितने पैसे चाहिए हम देंगे, बस हमें बचा लो। मोनी अपना काम शुरू करती है। सारी सामग्रियों को एक करके वो बड़ा घेरा बना लेती है। वो बुरी शक्ति इस घेरे में आएगी। तुम दोनों गलती से भी इस घेरे में कदम मत रखना। वो हमें कुछ करेगी तो नहीं ना? जब तक मैं हूँ, वो बुरी शक्ति हम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मोनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। ए दुष्ट शक्ति, आजा। लाइट्स बंद चालू होने लगी। जोर जोर से हवा चलने लगी और अचानक से घेरे में एक आत्मा आती है। क्यों बुलाया मुझे? तू इन दोनों को क्यों मारना चाहती है? कौन दोनों? रीना की आत्मा रफीक और विकी को मारने की कोशिश करती है, पर घेरे के बाहर नहीं जा पाती। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उस रात मैं भी ऐसे ही चिल्ला रही थी। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। तुमने जाने दिया? मुझे छोड़ दे, मैं तो तेरे भाई जैसा था ना। मैं भी तो तुझे अपना भाई मानती थी, पर उस रात तूने अपनी औकात दिखा दी। शांत हो जा। नहीं होंगी। तेरे साथ क्या हुआ मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगी। हम 5 लोग एक ही ऑफिस में काम करते थे। हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, पर एक रात विकी ने मुझे कॉल करके रुचि हाउस में बुलाया, पार्टी के बहाने। फिर राकेश ने मुझे ड्रिंक ऑफर की। ड्रिंक पीने के बाद मैं अपना होश खो बैठी और इन हैवान लोगों ने एक एक कर मेरे साथ जबरदस्ती की और मुझे अधमरा करके छोड़ दिया। मैं रात भर रोती रही, चिल्लाती रही और फिर मैंने खुद की जान ले ली। रीना की दुख भरी कहानी सुन के मोनी के आंसू बहने लगे। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं तुझे आजाद कर रही हूँ। जा ले ले अपना बदला।
चक्र टूटते ही रीना का भूत रफीक और विक्की पर टूट पड़ता है। रीना ने विक्की के शरीर पर नाखूनों से गहरे वार किए। उसे लहूलुहान करके वो रफीक पर कूदी और रफीक की गर्दन पर काटकर उसे वहीं मार दिया। मेरा बदला पूरा हुआ, शुक्रिया। अब मैं जा रही हूँ। दोनों के मरते ही रीना का भूत गायब हो गया और मोनी उठकर वहां से चली गई। रीना के भूत का बदला पूरा हुआ। सुनसान सड़क पर राजेश और सुजीत गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहे थे। दोनों नशे में धुत थे। उनको ये तक होश नहीं था कि वो जा कहां रहे हैं। यार, आज की पार्टी में मजा ही आ गया। फुल ऑन एंजॉय, है ना? हाँ, फुल ऑन एंजॉय। यार, शराब कबाब तो दोनों थे, बस एक ही चीज की कमी थी। कबाब और शराब के साथ शबनम भी होती तो मजा आ जाता यार, क्यों? हाँ। यार, बस उसी की कमी थी, सही कहा। गाड़ी चलाते चलाते उनको सामने एक औरत दिखाई दी। उसे देख राजेश ने गाड़ी रोक दी। वो औरत लाल रंग के जोड़े में थी। उसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वेल, एक्सक्यूज मी, कहाँ जाना है आपको? अरे कहो तो कहीं छोड़ दूं मैं, क्यों? उस औरत ने सामने रास्ते की तरफ हाथ करते हुए दिखाया। राजेश ने उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। वो औरत गाड़ी के पिछले सीट में बैठ गई। वैसे मैडम, आप इतने सुनसान रास्ते में अकेली क्या कर रही थी? अरे, आप जैसी खूबसूरत औरत को ऐसे अकेले घूमना शोभा थोड़ी देता है, क्यों? ऐसा कहकर राजेश और सुजीत ने गाड़ी के सामने वाले शीशे में उस औरत को देखा। उसे देखते ही राजेश ने जोर से ब्रेक लगाया। उस औरत का चेहरा घूंघट के अंदर बिल्कुल काला दिख रहा था और खून से सना हुआ। उसके हाथ भी काले और खून से सने हुए थे। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मंजिल तक नहीं जाना क्या? नेहा और मिहिर मुंबई में रहते थे। मिहिर जॉब के लिए राजस्थान से मुंबई आया था। एक कंपनी में जॉब लगने के बाद मिहिर बहुत खुश था। गांव में उसके माँ बाप रहते थे। मिहिर साल में 3-4 बार गांव आता जाता और अपने माँ बाप के साथ रहता। मिहिर की माँ हमेशा उससे शादी के लिए पूछती रहती। बेटा, कब तक तू ऐसे ही अकेला रहेगा? अब तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैंने लड़की देखना शुरू कर दिया है। अरे माँ, क्या तुम भी रोज एक ही बात पे अटक जाती हो? अरे कर लूंगा ना शादी, पहले कोई अच्छी लड़की तो मिल जाए, फिर देख लेंगे। वही तो मैंने अपने पास के गांव की कुछ लड़कियां पसंद की है। जब तुम गांव आओगे तब दिखाऊंगी। अरे जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो माँ। बस अब मुझे जॉब के लिए देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? चलो चलो, फोन रखता हूँ, बाय बाय। मिहिर ने कॉल कट किया और अपने काम के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचने के बाद उसने देखा कि एक नई लड़की ने जॉब ज्वाइन की है। मिहिर ने जब पहली बार नेहा को देखा, वो तभी उसे पसंद आ गई थी। धीरे धीरे मिहिर और नेहा के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। अब वो दोनों साथ ही काम करते, लंच करते। मिहिर घर जाते जाते नेहा को भी अपने बाइक से उसके घर पे ड्रॉप करता। देखते ही देखते नेहा भी मिहिर को पसंद करने लगी थी, लेकिन दोनों ही अपने मन की बात एक दूसरे को नहीं बता रहे थे। एक दिन मिहिर ने तय किया कि वो नेहा को प्रपोज करेगा। बाद में जो होगा देखा जाएगा। नेहा, मैं बहुत दिनों से ना तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। आई डोंट नो तुम कैसे रिएक्ट करोगी, बट मुझे लगता है कि अब कह देना चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नेहा ने सर हाँ में हिलाते हुए कहा। मुझे लगा था कि शायद अब बूढ़े होने तक मुझे तुम्हारे प्रपोजल का वेट करना होगा। दोनों ने मुंबई में ही शादी कर ली। मिहिर ने गांव में कॉल करके अपने परिवार को ये खुशखबरी दी।
अरे हम सब बहुत खुश हैं बेटा, बहुत खुश हैं। बस तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और हाँ, अरे बहू को जल्दी गांव से लेकर आ। अब हमसे भी तो मिलवाएगा कि नहीं मिलवाएगा, क्यों? हाँ बाबूजी, जैसे ही हम दोनों को छुट्टी मिलती है हम वापस आ जाएंगे, ठीक है? एक दिन जब मिहिर और नेहा सो रहे थे तब मिहिर को बहुत बुरा सपना आया और वो हड़बड़ाते हुए नींद से जाग गया। उसने देखा कि अभी रात के 3 बजे हैं और नेहा बड़े शांति से सो रही है। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और चुपचाप सो गया। कुछ हफ्तों बाद मिहिर और नेहा को कुछ दिनों की छुट्टी मिल गई। दोनों ही गांव जाने के लिए निकल गए। मिहिर, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं आज सबसे मिलूंगी। मैं भी। अरे माँ बाबूजी तो कब से हम दोनों का वेट कर रहे हैं कि आओ बेटा, देखे तो सही कैसी बहुरिया लाए हो। मिहिर और नेहा को बीच रास्ते में ही रात हो गई। ओफो, अगर हम ऐसे ही जाते रहे तो हमें बहुत देर हो जाएगी। एक काम करते हैं, आगे जाकर ना एक बीच का रास्ता है, वहां से जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी मिहिर की माँ का कॉल आता है। बेटा, तुम कहाँ हो दोनों? इतनी देर क्यों हो रही है? हेलो हेलो, हाँ माँ, हाँ हम बस पहुंच ही रहे हैं। अरे हेलो, मैं दुद्दू गांव के हाईवे पर हूँ। हाईवे? बेटा वहां से क्यों आए तुम? वहां से मत आओ बेटा, मेरी बात सुनो। कॉल कट जाता है। अरे यार, इस मोबाइल को भी अभी बंद होना था। उस सुनसान हाईवे पर जाते वक्त अचानक चमगादड़ मिहिर की गाड़ी के सामने से बड़ी तेजी से चला गया। मिहिर ने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। ये क्या था मिहिर? पता नहीं, हो सकता है कि शायद कोई पंछी होगा। चलो आगे चलते हैं। ऐसा कहकर मिहिर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाकर उन दोनों को एक औरत रोड के साइड में खड़ी हुई दिखाई दी। मिहिर ने गाड़ी रोकी। उसने देखा कि एक औरत लाल रंग के जोड़े में है और घूंघट से अपना चेहरा ढका हुआ है। आप कहाँ जाना चाहती है? उस औरत ने सामने की ओर इशारा किया। वो औरत पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मिहिर ने गाड़ी शुरू की और थोड़ा आगे जाने के बाद मिहिर ने जब पीछे वाली सीट पर देखा तो वहां कोई नहीं था। मिहिर ने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। क्या हुआ मिहिर? जरा आराम से, गाड़ी क्यों रोक दी? नेहा, नेहा, वो औरत जो अभी पीछे गाड़ी में बैठी थी, वो कहां गई? नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वाली सीट खाली थी। वो दोनों बहुत डर गए। मिहिर ने बिना वक्त गवाए गाड़ी शुरू की, लेकिन वो औरत उनकी गाड़ी के सामने थी। मिहिर और नेहा गाड़ी के बाहर आए। कौन हो तुम? अचानक से कैसे गाड़ी के अंदर से गायब हो गई और अभी सामने खड़ी हो? कौन हो? मिहिर और कुछ बोल पाता उससे पहले ही उस औरत ने मिहिर की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। मिहिर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। नेहा ने उस औरत को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने नेहा को धक्का दे दिया। नेहा ने उस औरत से कहा, प्लीज प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, मत मारो उसे। कम से कम मेरे बच्चे के लिए तो मेरे पति को मत मारो, प्लीज। बच्चे का नाम सुनते ही उस औरत ने नेहा की ओर देखा और मिहिर को छोड़ दिया। नेहा ने देखा कि उस औरत की आंखों से खून के आंसू आ रहे हैं। वो औरत एक डरावनी आवाज निकालकर रोने लगी और अगले ही पल वहां से गायब हो गई। मिहिर, तुम ठीक तो हो ना मिहिर? हाँ, मैं ठीक हूं। नेहा, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे भी 2 दिन पहले ही पता चला। मैंने सोचा ये खुशखबरी मैं तुम्हें अपने घर गांव में जाकर दूंगी। माँ बापूजी की खुशी भी दुगनी हो जाएगी। लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है। ये सब क्या था? कौन थी ये औरत? मुझे भी नहीं पता नेहा, लेकिन अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुरंत चलना चाहिए। जल्दी चलो, चलो गाड़ी में बैठो। सुबह की पहली किरण निकल चुकी थी। मिहिर और नेहा गाड़ी में बैठकर अपने गांव जाने के लिए निकल गए। गांव पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपने परिवार वालों को बता दी। बेटा, जो तुम्हें औरत मिली थी उसे आज तक कई लोगों ने देखा है। लोग तो कहते हैं कि कई लोगों की वो जान भी ले चुकी है। लेकिन पिताजी, ऐसा क्यों? और वो औरत है कौन? मिहिर के पिता ने बताया, देखो बेटा, कई सालों पहले
जब लड़का और लड़की की शादी उनकी छोटी उम्र में ही हो जाती थी ना, तो ऐसी ही प्रथा थी दुद्दू गांव में। और ऐसे ही 2 साल की लड़की की शादी 5 साल के लड़के से तय हुई थी। लेकिन ये बात ना लड़की की माँ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो इस शादी से खुश नहीं थी। उसने अपने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, पूरा जी जान लगा दिया, मगर उसके घर वाले नहीं माने। तो उसने अपने सामने कोई रास्ता ना देखकर वो माँ अपनी बेटी को लेकर अपने घर से भाग गई। अब जिस हाईवे पर वो तुम्हें मिली, उसी हाईवे पर एक गाड़ी से टकराकर उस माँ बेटी की मौत हो गई। और कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा उसी हाईवे पर भटक रही है और आने जाने वाले लोगों को दिखाई देती है। लेकिन पिताजी, उसने मुझे छोड़ क्यों दिया? शायद तुम्हारे बच्चे की वजह से। आखिर एक माँ ही तो दूसरे माँ का दर्द समझ सकती है ना बेटा। और नेहा ने जब बच्चे की बात की तो शायद उसके मन में ममता जाग गई हो, और उसने भी अपनी जान तो अपनी बेटी के लिए ही गवाई है ना, बस। अपने ससुर की बात सुन नेहा के मन में उस औरत के प्रति एक भावना तो जाग उठी थी, लेकिन उस औरत का डर अभी भी नेहा के मन में बना हुआ था। इसीलिए शायद वापस मुंबई लौटते वक्त वो उस रास्ते से नहीं गई।